दो आइडेंटिकल बार हैं, एक सिंपली सपोर्टेड है, दूसरी फिक्स है सिरों पर, आर एक्टेड अपॉन इक्वल लोड्स अप्लाइड एट द मिड पॉइंट्स, रेस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड फिक्स्ड एंडेड बीम। तो स्ट्रेन एनर्जी का क्वेश्चन पूछ लिया। देखो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सिंपली सपोर्टेड है, दूसरा आपका फिक्स्ड एंड है। तो सिंपली सपोर्टेड है, इसका आपको कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका है। अब जैसे W है तो 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू डिफ्लेक्शन कर दो आप, इससे आपकी स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है। ठीक है, किया गया कार्य होता है वो स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो 1/2 W, और इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, अब जानते हो W L³ अपॉन 48 EI होता है इस केस में। तो आपका ये आ जाएगा W² L³ अपॉन 96 EI। ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी इसके अंदर। और फिक्स्ड बीम के केस में भी यही 1/2 फोर्स W इंटू डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करोगे तो WL³ अपॉन 192 E आ जाएगा। तो W² L³ अपॉन 384 EI। ठीक है, तो इसका और इसका रेशो निकालोगे, इसका और इसका रेशो निकालोगे तो 1/4 आ जाएगा आपका, मतलब 4 आ जाएगा कहने का मतलब। ठीक है, इसका और इसका रेशो निकालोगे 384 ऊपर चला जाएगा, 384 में 96 का भाग दोगे तो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। 130 के बाद क्वेश्चन नंबर अपने 32 देखो। लिखा है कि इफ वन एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बी ए बी with fixed end is given a transverse displacement delta without any rotation, then the transverse reaction at A and B due to displacement। देखो ये बीम है, फिक्स बीम है, मान लो किसी कारणवश आपका ये सपोर्ट है, ये नीचे सेटल हो गया और वो बिना रोटेशन के, यहाँ पर कोई रोटेशन अलाउ नहीं है, मतलब आपका रोटेशन नहीं हो पाया। फिक्स सपोर्ट है, देखो यहाँ पे एंगल नहीं बनने देगा बिल्कुल, ये ऐसे जाके डिफ्लेक्ट होगा और यहाँ जाके भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा ऐसे, ये सपोर्ट डेल्टा अमाउंट के द्वारा सेटल हो गया। अगर आप क्लॉकवाइज हुआ है तो आपका मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू होती है 6 EI डेल्टा अपॉन L² MA। और इस पे भी हो जाएगा MB, जिसकी वैल्यू भी हो जाएगी 6 EI डेल्टा अपॉन L² एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब रिएक्शन निकालनी है ए और बी पे, अगर मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो आप रिएक्शन लेने के लिए देखो अपने क्या करो, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए कर लो, ए के सापेक्ष मोमेंट ले लो। ए के सापेक्ष अगर आप मोमेंट लोगे, देखो मैं ए के सापेक्ष मोमेंट ले रहा हूँ, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा आर बी। मान लो रिएक्शन आर बी है, ये मान लो एक बार ये आर बी रिएक्शन है, तो आर बी इंटू आपका हो जाएगा एल, और आपका देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस एम बी और प्लस एम ए इज इक्वल टू 0। ये रूल होता है कि सिग्मा एम ए बराबर 0, मतलब ए पर जो टोटल जो बेंडिंग मोमेंट होता है किसी पॉइंट के सापेक्ष वो 0 होता है। तो आर बी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ मैं तो -6 EI डेल्टा अपॉन L², तो इसकी वैल्यू होगी, और -6 EI डेल्टा अपॉन L² इसकी वैल्यू हो गई, और डिवाइडेड बाई एल और हो गया, डिवाइडेड बाई एल। तो आर बी बराबर कैलकुलेट करोगे तो -12 EI डेल्टा अपॉन L³ हो जाएगा। मतलब आपकी डायरेक्शन आपने एज्यूम कर रखी, गलत कर रखी है। आर बी की दिशा ऐसे होगी और आर बी की वैल्यू कितनी होगी 12 EI डेल्टा अपॉन L³, याद रख लेना इसको। और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी कितनी 12 EI डेल्टा अपॉन L³। दोनों में वैल्यू बराबर होगी, एक पे अपवर्ड एक पे डाउनवर्ड। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर, 12 EI डेल्टा अपॉन L³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सिंकिंग ऑफ सपोर्ट ऑफ ए फिक्स्ड बीम causes the beam to rotate in the clockwise direction, then moment induced in the beam at the both ends of the beam will be। देखो क्लॉकवाइज सेटल होता है तो दोनों पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हो जाता है, ठीक है, और दोनों की जो वैल्यू होती है वो भी बराबर होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, देखो ये अगर ये एंड आई ये सेटल हो गया डेल्टा अमाउंट के द्वारा, तो यहाँ पे भी 6 EI डेल्टा अपॉन, यहाँ पे भी 6 EI डेल्टा अपॉन L², दोनों भी इक्वल होगा और दोनों की नेचर भी सेम होगी, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो इन क्लॉकवाइज सेटल हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप होगा और इक्वल मैग्नीट्यूड का आएगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है।
दूसरा गलत है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया। तीसरे में अपोजिट डायरेक्शन दे दिया, गलत है। चौथे में अपोजिट डायरेक्शन दे दिया, गलत दे दिया। तो एक ही ऑप्शन सही था आपका। फिक्स्ड बीम ए बी ऑफ स्पान एल इज सब्जेक्टेड टू क्लॉकवाइज मूवमेंट एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द एंड ए, फिक्स्ड मूवमेंट एट ए विल बी। देखो ये वाला केस पूछ रखा है इसने, यहाँ पे एम लग रहा है, ये ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है, तो आपका जो ये होगा, यहाँ का जो मोमेंट डेवलप होगा और जो यहाँ का मोमेंट डेवलप होगा एम बी, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो एम ए की वैल्यू आपको बताई थी, आपको एम अपॉन एल स्क्वायर, मतलब म्यू अपॉन एल स्क्वायर, एल माइनस ए, एल माइनस 3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको बता रखा है, तो इसको चेक कर लेना आप लोग। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन नंबर ए देखो, एम अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस ए इंटू एल माइनस 3 है, यही आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा इस केस में। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपको बता दिया था ऑलरेडी। देखो 100 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक आपको प्रॉप्ड कैंटिलीवर दिखा रखा है 12.26 में, और 12.27 में आपको फिक्स बीम दिखा रखी है। दोनों पे यूडीएल लगा रखा है और कुछ बातें बता रखी हैं इसने। फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए ऑफ द प्रॉप्ड कैंटिलीवर जितना, और फिक्स्ड एंड मोमेंट एट फिक्स्ड बीम इज जितना। तो अगर मैं देखो यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, तो आप लोगों को याद हो तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर का ये केस मैंने करवाया था, और ये वैल्यू आपको बताई थी मैंने, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। याद हो तो इसको ढंग से देख लो, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आपको वैल्यू बताई थी इस केस में। यहाँ की जो वैल्यू आती है, अगर नहीं भूल गए हो तो कम से कम आपको रिएक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए। आर बी की वैल्यू आपको बताई थी 3/8 डब्ल्यू एल। 3/8 डब्ल्यू एल से अपने इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखो कितना होगा, 3/8 डब्ल्यू एल इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ये बताया था आपको। तो ए पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, तो 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो डब्ल्यू की वैल्यू 2 है, डब्ल्यू की जगह 2 रख दो, माइनस 2 एल कितना है, 6 है, 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 कर लो, तो आपका ये 4, तो 36 में से 4 का भाग दिया 9, तो 9 टन मीटर आ जाएगा। यहाँ पर जो मोमेंट आएगा 9 टन मीटर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कैलकुलेट करें तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 कर लो, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 कर लो। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 होती है, तो 2 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो आ गया होगा 6 टन मीटर। तो पहले के लिए 9 और दूसरे के लिए 6 आना चाहिए। तो क्या दे रखा है इसने, देखो पहले के लिए 12 दे रखा है, गलत दे रखा है, दूसरे के लिए 6 दे रखा है, सही दे रखा है। तो दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है, तो इसमें लिख लेना फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखो फर्स्ट इज फॉल्स, पहला गलत है और दूसरा सही है, तो डी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 118 में फिर क्या लिखा है कि बीम है, फिक्स्ड है दोनों सिरों पर और यूडीएल लगा हुआ है उस पर। बीम फिक्स्ड है इस तरह से, यूडीएल लगा हुआ है। उसके बाद लिखा है कि इंटायर लेंथ ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट द एंड बी इज रिड्यूस टू सिंपल सपोर्ट। ये बता रहा है कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कोई रचना कारणों में या कंस्ट्रक्शन में वो कमी रह जाती है, और ये सपोर्ट आपका क्या रह जाता है, सिंपल सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन द बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो ए पॉइंट है उस पर बेंडिंग मोमेंट में कितना इंक्रीज होगा। देखो सीधी सी बात है, पहले यहाँ कितना था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 था, और ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बन जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। तो इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज कितना हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24, ये इंक्रीज हो गया। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, देखो इनिशियली ये था, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, तो डिवाइड बाई कर दो, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आ जाएगा, 3 में से 1 गए 2, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 और 24 अपॉन डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 12। देखो आपका ये किया तो 3 माइनस 1 2, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 तो ये आ गया,
और 24 अपॉन डब्ल्यू एल स्क्वायर आपका ये आ गया, और इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा, ये कट गया तो आपका 200% इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है किसमें, द परसेंटेज इंक्रीज इन द बेंडिंग मोमेंट इज, तो इसमें थोड़ी एरर होगी कोई कैलकुलेशन में, एक बार से देखो। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 तो पहले था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 पहले था ये, अगर ये फिक्स्ड बीम थी, ठीक है, फिक्स्ड बीम के केस में आपका इतना था, और जब ये कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट के कारण ये इसमें सपोर्ट में बदल गया तो आपकी जो वैल्यू आई है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आ गई। तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, इंक्रीमेंट आपका हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीमेंट हो गया, और परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे तो इंक्रीज डिवाइड बाई इनिशियल कितना था आपका, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 था, और इंटू 100 कर दो, इससे आपका परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। ये कैलकुलेट करोगे अगर आप तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, 3 में से एक गया आपका, 3 तो आ गया ये, 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 24, और उसमें माइनस करोगे तो 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 24, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 24 आ गया ये, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 24, ठीक है। और बटे में ये है तो आपका 12 अपॉन डब्ल्यू एल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 100 कर दो तो ये आपका कट गया, यहाँ आ गया 2, तो 100/2 मतलब 50% आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको, आंसर बी आ जाएगा। तो बी में आपका 50% आंसर दे रखा है, ठीक है। पहले देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें आपका पहले डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 था, फिर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 हो गया, फिर इंक्रीज कैलकुलेट करोगे तो ये इंक्रीमेंट हो गया, परसेंटेज इंक्रीज करोगे तो डिवाइड बाई 12 करके इंटू 100 कर दोगे, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी। 120 नंबर क्वेश्चन है, जो 120 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक फिक्स्ड बीम है ए बी, subjected to triangular load varying 0 at end A to W per unit length at end B, the ratio of fixed end moment at B to A will be। ये आपको फिक्स्ड बीम दे रखी है, और इस फिक्स्ड बीम के ट्रायंगुलर लोड लगा रखा है इस तरह से, सब्जेक्टेड टू ट्रायंगुलर लोड वेरिइंग फ्रॉम 0 यहाँ से लेके इस तरह से लगा रखा है, यहाँ 0 यहाँ पे W। द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट B to A, ये B है ये A हो, तो देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा का मतलब डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20 होता है, और यहाँ कितना होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30 होता है। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30 ए टू बी पूछा इसने, रेशो ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी टू ए, सॉरी बी टू ए पूछा है, तो बी का पहले लिखो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई ये कर दो 30 अपॉन डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 1 नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखो आपको याद होने चाहिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30 का और डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20 का, अगर ये नहीं है तो इन क्वेश्चनों को करना संभव नहीं है। 126 है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 126 है वो, जो एक फिक्स बीम है ए बी, और उस पर 2 लोड लगा रखे हैं इसने पी पी, और उसके बाद उसने कुछ बातें बताई हैं, क्या बताई हैं देखो इसने, न्यूमेरिकली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, तो देखो इसका अपने ज्ञात करके देखते हैं। ये आपको बीम दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखा है पी, ये दे रखा है आपको पी। अगर मैं इसका फ्रीली सपोर्टेड डायग्राम बनाऊंगा तो फ्रीली सपोर्टेड डायग्राम आपका ऐसा बन जाएगा। रिएक्शन निकाल लो इसकी, रिएक्शन दोनों की पी पी आएगी, ठीक है। और ये दूरी L/3 है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा PL/3, और ये भी आ जाएगा PL/3। ये आपका म्यू डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका म्यू डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, ये जो MA है आपका और MB है, इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। MA और MB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ की वैल्यू PL/3 है, याद रखना। अगर मैं MA कैलकुलेट करूँ तो पहले यूँ मान के चलो कि ये नहीं है, इसके कारण निकाल लेता हूँ मैं। ये आपकी दूरी L/3 होगी और ये आपकी 2L/3 हो गई। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, WAB स्क्वायर, WAB स्क्वायर, WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये तो हो गया इसके कारण।
ठीक है। और फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसके कारण, इसमें आपका 2L/3 ये हो गया और L/3 ये हो गया। इसके कारण कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा P 2L/3 L/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अगर अपने तो देखो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, तो 4PL स्क्वायर, 4PL स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 ये है, 3 3 9 27, 27 L स्क्वायर, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया तो आपका हो गया 4P/70 27। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो आपका L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, इसमें भी नहीं PL एक L बचेगा, सॉरी L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, एक L बच गया। इसमें देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2P और L स्क्वायर का L स्क्वायर कट गया तो 2PL डिवाइड बाई 3 3 9 9 3 27 ये आ गया। तो कुल मिला के आ गया 6PL/27 या 3PL/9, 3PL/9 आया। देखो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आ गया ना वो आपका 3PL/9 आ गया। 3PL नहीं, इसको काटोगे तो 2PL/9 आ गया ये आप 6PL/27 बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ का अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ, देखो तो ये वैल्यू आपकी हो गई, कितनी हो गई, ये होगी 2PL/9, ये आपका पूरा नेगेटिव है। और जो पहले वैल्यू कैलकुलेट की थी वो PL/3 थी, PL/3 या 3PL/9 बोल सकते हैं उसको, 3PL/9। तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा था। यहाँ पे जो ये लगा रखा है लोड, ये आ गया। ये वैल्यू आपकी देखो 3PL/9 है, क्योंकि ये PL/3 की वैल्यू आई थी, इसको 3PL/9 लिख सकते हैं। अगर जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपका PL/9 हो गया। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देख रहे हो कहाँ पर आ रहा है, 2PL/9 आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, सपोर्ट पे। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, देखो ये कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इसने ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो जयन के हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें वैसे ही सिविल सर्विसेज वगैरह में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ES में आया हुआ है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका A और B पर होगा और कितना होगा वो 2PL/9 होगा। तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा इसमें, एट A एंड B एंड विल बी इक्वल टू 2PL/9, ऑप्शन नंबर C आंसर आ जाएगा। ड्यू टू सम पॉइंट लोड, क्वेश्चन नंबर 148 देखो, ड्यू टू सम पॉइंट लोड एनीवेयर ऑन ए फिक्स्ड बीम द मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट इज M, देन द सम ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट इज ड्यू टू, देखो ये एक फिक्स्ड बीम है, सम पॉइंट लोड एनीवेयर ऑन द फिक्स्ड बीम। यहाँ पे मैंने कहीं पे इस पे लोड रख दिया W, और मान लो इधर से A दूरी पर, इधर से B दूरी पर। द मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट इज M। फ्री का मतलब देखो, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मानने के बाद जो अपने बेंडिंग मोमेंट आता है वो M है। मतलब ये कितना आता है आप लोगों को याद हो फॉर्मूला, तो WAB/L होता है ये। तो ये आपका M दे रखा है इसने, फ्रीली सपोर्टेड मोमेंट, ठीक है। अब आगे उसने कुछ और बोल रखा है, देन सम ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट इज, फिक्स्ड एंड मोमेंट इस केस में यहाँ का क्या आ जाता है, WAB/L² होता है, और यहाँ का कितना होता है, WBA/L² होता है। इन दोनों का योग करना अपने को MA + MB। अगर इसको जोड़ूंगा तो WAB/L² प्लस WBA/L², कॉमन निकाल लो इसमें, WAB/L², तो ये A + B आ गया, A + B को मैं लिख सकता हूँ L, तो ये आ गया WAB/L। WAB/L को अपने क्या लिख सकते हैं, M। तो यही पूछ रखा है इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, M के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर A ही आपका आंसर आ जाएगा। 151 में देखो, ए फिक्स बीम है, यूनिफॉर्म सेक्शन कैरिंग ए पॉइंट लोड एट द मिड स्पान, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मिडल हाफ लेंथ इज नाउ रिड्यूस टू हाफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, देन द फिक्स्ड एंड मोमेंट विल बी। देखो इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकली समझ लेना है, आप इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करोगे तो वैसे टाइम बहुत लग जाएगा। सीधी सी बात देखो, एक तो होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट और एक होता है फ्रीली सपोर्टेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, बीच वाली बीम को आप पतला कर दोगे
पतला कर दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाने का मतलब क्या है, बीम को आप पतला कर दोगे तो जो जोर यहाँ पड़ना था वो जोर अभी यहाँ पड़ने लग जाएगा। फिक्स जो आपके सपोर्ट है ना उस पर जोर पड़ेगा, पहले लोड को ये सहन कर रहा था कुछ, अब ये इस पे जोर ज़्यादा पड़ने लग जाएगा, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको कम कर दोगे तो फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो बढ़ जाएगा, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। खुरमी की जो बुक है उसमें भी कुछ फिक्स बीम के क्वेश्चन मिले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 258 देखो आप, लिखा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फिक्स्ड बीम कैरिंग ए सेंट्रल पॉइंट लोड डब्ल्यू लाइज एट, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो सेंटर पे ही आएगा, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो कितना आएगा, तो आपका 1/4 होता है, आप जानते हो, तो आपका ये आ जाएगा WL³/192 EI, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ पे 48 होता है, इसमें 192 आ जाएगा। और जब UDL लगा हो तो UDL के केस में उसका 1/5 हो जाता है, 5/384 में 5 वाला जो टर्म है वो हट जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है WL³/384 EI, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले हैं खुरमी के, और राजस्थान JEE के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट फार्मूले ही पूछे जाते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, इसमें आपको 2 बीमें दिखा रखी हैं, ठीक है, और पूछ रखा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का रेशो ए से बी में, ए और बी में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का जो रेशो है अपन लोगों से पूछ रखा है यहाँ पर। तो इसका अपने जानते हैं मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आता है ये वाला, ये अपन लोग जानते हैं WL⁴/384 EI होता है, जिसको अपने WL³/384 EI लिख सकते हैं कैपिटल W के रूप में। इसका कैलकुलेट करोगे तो आप जानते हो WL³/192 EI होता है, तो इसका रेशो कर दो, उसके बटे में कर दो वो, तो बटे में करोगे तो आपका 192/384 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका इसका आ जाएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखो इसमें 2 बीम दिखा रखी हैं, ए और बी, कैरिंग ए सेंट्रल लोड W शोन इन फिगर, तो इसमें पूछ रखा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम ए विल बी एज कम्पेयर टू बी, ए में जो डिफ्लेक्शन होगा बी की तुलना में कितना होगा, ए का डिफ्लेक्शन होगा वो बी की तुलना में कितना होगा। ए का डिफ्लेक्शन मान लो y1 है, y1 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो WL³/192 EI, ठीक है, और उसका कैलकुलेट करोगे तो WL³/48 EI, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ये आपका 1/4 होता है, 1/4 होता है, ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसमें कुछ उसके क्वेश्चन दे रखे थे फिक्स्ड बीम के, तो ये भी आपके हो गए। धन्यवाद।